द गार्डन ऑफ पैराडाइज। एक समय की बात है, एक राजकुमार था। वो पढ़ने का बड़ा शौकीन था। उसके पास कई तरह की किताबें थी, अच्छी अच्छी सुंदर किताबें जिनमें तरह तरह की जानने योग्य बातें लिखी थीं। इन किताबों को वह खूब चाव से पढ़ता और देश दुनिया के बारे में अपना ज्ञान बढ़ाता था। वो बहुत दिनों से जानना चाहता था कि स्वर्ग का उपवन कहाँ है और वहाँ तक कैसे पहुँचा जा सकता है, लेकिन उसकी किताब में इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा था। जब वो बहुत छोटा था और पहले पहल पढ़ने के लिए स्कूल भेजा गया था, तब उसकी दादी ने उसे स्वर्ग के उपवन की कहानी सुनाई थी। दादी ने बताया था कि स्वर्ग के उपवन में तरह तरह के फूल लगे हैं, एक से एक बढ़कर सुंदर और खुशबूदार। खाने में इतने मीठे हैं कि कुछ न पूछो। उनकी पंखुड़ियां जैसे शरबत में डुबोई गई हैं। उनमें से एक फूल पर इतिहास लिखा है, दूसरे पर भूगोल। कोई गणित का फूल है तो कोई व्याकरण का। जो कोई इन फूलों को खा लेता है, उसे तुरंत अपना पाठ याद हो जाता है। जितने ही फूल खाओ उतनी ही बुद्धि बढ़ती जाए। ऐसे अजीब से फूल खिलते हैं स्वर्ग के उपवन में। तब राजकुमार बहुत छोटा था और उसने इस कहानी पर विश्वास कर लिया था। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ और उसकी बुद्धि बढ़ने लगी, वैसे वैसे उसने सोचना शुरू किया कि इस कहानी का कोई दूसरा मतलब है। इस तरह की कहानियों का हमेशा कोई न कोई गहरा अर्थ होता है, जैसे आदम और हवा की कहानी। उसमें कहा गया है न कि आदम ने वो फल खा लिया था जो नहीं खाना चाहिए था, क्योंकि वह पाप का फल था। अगर उस समय में वहाँ होता तो आदम को पाप का फल नहीं खाने देता और फिर दुनिया में पाप पैदा ही नहीं होता। राजकुमार अक्सर इस तरह सोचता था, इसलिए उसे लगा कि स्वर्ग के उपवन की कहानी का भी कोई अर्थ है। कहीं सचमुच में स्वर्ग का उपवन हो और वहाँ ऐसे ही फूल खिलते हो जैसे कि दादी बताया करती थी। इतिहास और भूगोल के फूल, गणित और व्याकरण के फूल, जिन्हें खा लो और पंडित हो जाओ। इसलिए बड़ा होकर भी अक्सर वह स्वर्ग के उपवन के बारे में सोचता रहता था। एक दिन राजकुमार जंगल में घूमने गया। वो अक्सर इस तरह घूमने निकल जाया करता था। कुछ देर तक वो घूमता रहा, फिर शाम हो आई और बादल गिरने लगे। थोड़ी देर में पानी बरसने लगा। देखते देखते पानी का जोर बढ़ गया। पानी इस तरह जमकर बरसा कि जैसे आसमान फट गया हो। अंधेरा इतना घना हो गया कि हाथ को हाथ नहीं दिखता था। राजकुमार मुसीबत में फंस गया। अंधेरे में कभी उसका पैर फिसलता था और कभी ठोकर लगती थी। सिर छिपाने की कहीं जगह नहीं थी। चारों तरफ पानी ही पानी। पेड़ों के नीचे भी पानी से बचना मुश्किल था। पानी इस तरह मूसलाधार बरस रहा था कि राजकुमार बुरी तरह भीग गया। वो इतना थक गया कि उससे चला भी नहीं जाता था। किसी तरह गिरते पड़ते राजकुमार आगे बढ़ रहा था। अचानक उसे कुछ आहट सी मिली। कुछ आगे जाने पर उसने देखा कि एक गुफा में रोशनी हो रही थी और आगे चलकर उसने देखा कि गुफा के बीच में आग जल रही थी। आग पर एक हिरन भूना जा रहा था। आग के पास ही एक अधेड़ स्त्री बैठी थी। देखने में वह काफी लंबी चौड़ी और ताकतवर मालूम होती थी। वो आग में धीरे धीरे लकड़ियां डालती जाती थी। राजकुमार को देखकर वह बोली, आओ अंदर आ जाओ। आग के पास थोड़ी देर बैठकर अपने कपड़े सुखा लो। बाहर बहुत पानी बरस रहा है और आंधी भी चल रही है।
राजकुमार ने आग के पास ही जमीन पर बैठते हुए कहा। उस स्त्री ने कहा, अभी क्या है, मेरे बेटे घर लौटेंगे, तब मौसम और ज्यादा खराब हो जाएगा। ये तूफानों की गुफा है। मेरे 4 बेटे हैं, चारों 4 दिशाओं में रहते हैं। समझे तुम्हारे लड़के कहाँ गए हैं? राजकुमार ने पूछा। भला ये भी कोई सवाल हुआ? मेरे लड़कों को बहुत काम करना पड़ता है। इस समय वे राजा इंद्र के मैदान में बादलों के साथ गेंद खेल रहे हैं। ये कहकर उस स्त्री ने आसमान की ओर संकेत किया। अच्छा, लेकिन तुम्हारी बोली बड़ी रूखी है। ऐसी स्त्रियों के बीच उठने बैठने का मुझे कोई मौका नहीं मिला। हाँ, मेरा कुछ रूखा होना जरूरी है, क्योंकि मुझे अपने तूफानी लड़कों को काबू में रखना पड़ता है। ये दीवार पर टंगे हुए 4 बोरे देख रहे हो। वे इन बोरों से बहुत डरते हैं। जब वे घर लौटते हैं तो मैं उन्हें इन बोरों में बंद कर देती हूँ, और फिर जब तक मैं नहीं चाहती तब तक वे इनमें से निकल नहीं सकते। एक तूफान तो लौट आया। ये उत्तरी तूफान था, ओले और बर्फ से भरा हुआ। उसमें बहुत ही ठंड थी। उसने सील मछली के चमड़े के कपड़े पहन रखे थे और बड़ा सा टोप भी पहन रखा था। जब वो अपने कपड़े झाड़ता था तो उसमें से बड़े बड़े ओले टपक पड़ते थे। उसे आग के पास जाते देखकर राजकुमार बोला, आग के बहुत पास न जाना। बाहर से आए हो, एकदम गर्मी लगेगी तो जुकाम हो जाएगा। उत्तरी तूफान खिलखिलाकर हंस पड़ा, बोला, जुकाम और मुझे, लेकिन तुम कौन हो? माँ, ये दुबला पतला पिद्दी सा लड़का कौन है? क्यों जी, तुम तूफानों की गुफा में कैसे चले आए? वह स्त्री बोली, यह मेरा मेहमान है। इसे तंग न करना, वरना अभी तुम्हें बोरे में बंद कर दूंगी। कायदे से बैठो। बताओ, आज तुमने क्या क्या देखा और कहाँ कहाँ घूमे? उद्धरण चिन्ह। उत्तरी तूफान करीब 1 महीने के बाद घर लौटा था। वो अपने किस्से सुनाने लगा। माँ, मैं उत्तरी ध्रुव से आ रहा। मैं रूसी मल्लाहों के जहाज पर बैठकर भालुओं के द्वीप गया था। उनके जहाज पर मैं अक्सर सोता रहता था। जब भी मेरी आंख खुली तो मैंने तूफानी चिड़ियों को अपने आसपास उड़ते पाया। बर्फीली आंधियों में उड़ने वाली वे चिड़िया बड़ी अजीब होती हैं, और वह भालुओं का द्वीप भी बड़ा अजीब था। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। कहीं बर्फ के पहाड़ हैं तो कहीं पिघली हुई बर्फ की नदियाँ। जगह जगह व्हेल मछलियों और उत्तर में पाए जाने वाले बड़े बड़े भालुओं की छटरियाँ पड़ी थीं। वहाँ सूरज तो कभी उगता ही नहीं, सिर्फ थोड़ा सा उजाला फैल जाता। मैंने धीरे धीरे बहकर बादलों को साफ कर दिया। एक जगह मैंने एक छोटी सी झोपड़ी देखी जो मछली की खाल की बनी थी। जगह जगह समुद्री चिड़ियों के घोंसले थे, जिनमें उनके नन्हे मुन्ने बच्चे भूख से चहचहा रहे थे। वारस नाम की शेर की शक्ल की मछलियाँ इधर उधर लुढ़क रही थीं और उनके लंबे लंबे दांत चमक रहे थे। मल्लाहों ने अपना काम शुरू किया। उन्होंने रस्सी में बंधे लंबे लंबे भालों से मछली मारने की तैयारी की। एक बड़ा सा कांटा समुद्री घोड़े की छाती में लगा और खून बर्फ पर फैल गया। मुझे ये बड़ा बुरा लगा और मैंने समुद्र में तैरने वाले बड़े बड़े हिमखंडों को उनके जहाज से टकराना शुरू किया। मल्लाह चीखने चिल्लाने लगे, लेकिन मैं और भी जोर से चीखकर बहने लगा। उन्हें मजबूर होकर अपना काम बंद करना पड़ा। आना सारा सामान वहीं फेंककर उन्हें समुद्र की ओर भागना पड़ा। अब कभी वे भालुओं के